नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम पटवारी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी पटवारी में जो भी इंडियन जीके के क्वेश्चन आ रखे हैं 2012 से लेके आज तक, उनको हम कवर करेंगे। तो पीडीएफ में तो लिखा है 2012 से 2019 तक। तो आप सभी को पता है लास्ट टाइम पटवारी का एग्जाम कब हुआ था, 2019 में। तो 4 साल से जो है भर्ती आई नहीं थी। होपफुली इस ईयर एंड तक आपकी भर्ती आ सकती है। तो इंडियन जीके क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी पटवारी के एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता लग जाएगा इंडियन जीके किस लेवल की आती है और आपको किस तरह से जो है उसकी तैयारी करनी है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड कॉजेज समर मॉनसून इन इंडिया। तो हिंदी में देख लेते हैं कहना क्या चाहता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी आवधिक हवाएं समुद्र से भूमि की ओर बहती है जो भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून का कारण बनती है। तो बताइए कौन सी पीरियोडिकल विंड्स है जो भारत में आती है जिसके कारण जो है समर मॉनसून जो है भारत में आता है। तो समर मॉनसून क्यों होता है, कौन सी पीरियोडिकल विंड्स की वजह से होता है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ नॉर्थ। तो अगर आपको पता होगा जो समर मॉनसून इंडिया में आता है वो किस लिए आता है, जो आपकी विंड्स है जो कहाँ से आती है, अरेबियन सी से मेनलैंड इंडिया में, उसकी वजह से जो है समर मॉनसून आता है। तो जो आपका अरेबियन सी है, अगर आप मैप में देखोगे तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका अरेबियन सी पड़ता है और वहीं से जो है विंड्स आती है भारत की तरफ, जिसकी वजह से जो है समर मॉनसून भारत में आता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग वॉज प्रैक्टिस्ड। तो निम्न में से किस राज्य में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होगी, जहाँ पर आपकी पहाड़ियाँ होगी, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो बताइए इजीली आप आंसर बता सकते हो। मैंने बताया आपको टेरेस फार्मिंग कहाँ होगी, जहाँ आपकी पहाड़ियाँ होती हैं। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका जो है पहाड़ी वाला क्षेत्र है। पंजाब प्लेन एरिया में आता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मैदान दिया, ये भी प्लेन एरिया में, हरियाणा भी प्लेन एरिया में आता है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये आपके कैसे एरिया है, ये हिली एरिया है। तो यहाँ पर आपकी टेरेस फार्मिंग हो सकती है। सीढ़ीदार खेती आपने देखा होगा, एक खेत है उसके ऊपर एक खेत है, ऐसे आपके पहाड़ों में बने होते हैं ना, तो हिमाचल में बने होते हैं, तो उसी को आपकी टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है। तो बताइए ये जो एकेडमी है आपकी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये कहाँ पड़ती है। न्यू दिल्ली में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है या नैनीताल में है। तो बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है। थर्ड का जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। अगर स्टेट बोलता तो स्टेट कौन सी थी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में पड़ता है ये, तेलंगाना की कौन सी जगह में, हैदराबाद में। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है, ये आपकी हैदराबाद में पड़ती है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे मैंने लिंक भी दे रखा है हमारे ऐप का, वहाँ पर आपको पटवारी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आप सभी को पता है जो पटवारी का पैटर्न रहता है 100 क्वेश्चन का, 25 मैथ के, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जो आपका जीके वाला पार्ट है उसमें हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस और थोड़ी बहुत करंट अफेयर, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर करके, अगर पैटर्न चेंज भी होता है, अभी पैटर्न कंफर्म नहीं है, अगर कोई और जो एजेंसी है इस एग्जाम को लेगी तो पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो वो जो कोर्स है हमने ऐप में डाल दिया, अगर पैटर्न चेंज होता है तब भी हम उसे अपडेट कर देंगे। तो आप जो है हमारे ऐप से उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आपको कोर्स कंटेंट भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कोर्स बना रखा है जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी इंडियन जीके की बात करूँ, अगर कोर्स नहीं भी लेना होगा, खुद पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको बोलता हूँ लूसेंट की बुक लेना। लूसेंट के अलावा कुछ भी मत पढ़ना इंडियन जीके के लिए, जो मोर देन सफिशिएंट रहेगी आपकी जो लूसेंट की बुक है, वहीं से आपके जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रखे हैं। तो लगभग 50 के अराउंड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे आपके लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। तो इंडियन जीके के लिए लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तो जो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक है ये किसने लिखी थी। तो बताइए किसने लिखी थी, जाकिर हुसैन ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने, मोहम्मद अली ने या आमिर खान ने। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी इग्नाइटेड माइंड्स। फिलहाल तो ये एक्सपायर हो चुके हैं, मगर आपको बताना चाहिए जो इग्नाइटेड माइंड्स बुक है किसने लिखी है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन पी है। फिफ्थ है नेपोलियन बेनोपार्ट वॉज रिलेटेड। तो जो नेपोलियन थे वो कहाँ से संबंधित थे, आपको बताने कौन सी जगह से संबंधित थे, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, जर्मनी से। तो नेपोलियन का नाम तो आपने सुना होगा, मगर आपको बताना है ये कहाँ से संबंधित थे। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। तो फ्रांस की जो है यानी फ्रेंच ये जनरल थे और एम्परर भी रह चुके हैं, और यूरोप का काफ़ी बड़ा एरिया था जिसको इन्होंने कॉन्कोर किया था। कब, 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जो है नेपोलियन ने यूरोप का बहुत बड़ा पार्ट जो है उस पर राज किया था। और ये आपके फ्रेंच जनरल एंड एम्परर थे। तो ये कहाँ से रिलेटेड थे, फ्रांस से ये आपके रिलेटेड थे। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
सिक्स्थ है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो या पेरिस? तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है? सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में पड़ता है आपका यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर 50 में से आपके 50 के 50 ठीक हो रहे हैं तो समझो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। कुछ 50 के अराउंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके आज तक आए हैं, क्योंकि हर बार जो है आपके 10-12 क्वेश्चन ही इंडियन जीके के आते हैं पेपर में। तो 100 क्वेश्चन में से 10-12 आपके इंडियन जीके के रहते ही रहते हैं। तो वो सारे आपके जो भी एग्जाम हुआ, जैसे 2012 में हुआ, 13 में हुआ, 15 में हुआ, 19 में, वो सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं इंडियन जीके क्वेश्चन। 7 देखिए, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू रिप्रेजेंट। तो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं। तो किन को नामित करते हैं? जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में 2 मेंबर्स को। तो वो 2 मेंबर्स कौन से होते हैं आपको बताना है। भारतीय ईसाई होते हैं, पारसी होते हैं, बौद्ध होते हैं या एंग्लो इंडियन होते हैं? तो बताइए कौन से होते हैं वो 2 मेंबर। 7th का जो राइट आंसर है वो है एंग्लो इंडियन। तो जो पॉलिटी पढ़ोगी उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं 2 पर्सन, कौन सी? एंग्लो इंडियन, जो कि लोकसभा में वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेट प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में करते हैं। 7th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 8th है करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की आपको जो है करेंसी बतानी, जैसे इंडिया की क्या है? इंडिया की रुपया है। तो बताइए बांग्लादेश की क्या है? टाका, युआन, रुपया या डॉलर? तो बताइए 8th का राइट आंसर क्या है? 8th का जो राइट आंसर है वो है टाका। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो है टाका। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? तो पांडुलिपियाँ क्या हैं? तो आपको बताना है जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं ये क्या होती हैं। हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं, शिलालेख होते हैं, चित्र होते हैं या मंदिर होते हैं? तो बताइए मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं। 9th का जो राइट आंसर है वो क्या है? हस्तलिखित दस्तावेज। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे कि फोटोकॉपी के कुछ, या आपके हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हस्तलिखित दस्तावेज होते हैं आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10th है नेम द इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू इंडिया। तो उस काल्पनिक रेखा का नाम बताओ जो भारत से गुजरती है। तो बताइए कौन सी जो रेखा है भारत से गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन? तो इजी सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ा ही होगा। तो 10th का राइट आंसर क्या है? वो है कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं कर्क रेखा को? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनसे आपकी जो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो इसमें तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा था कौन सी इमेजिनरी लाइन जो है इंडिया से गुजरती है, तो आपकी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड द कथक डांस फॉर्म ओरिजिनेट? तो जो कथक नृत्य है वो आपका कहाँ से ओरिजिन हुआ? उसका सिंपली पूछ रहा है कौन सी स्टेट से ओरिजिन हुआ है। हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से या कर्नाटक से? तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। तो जो कथक है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। एक आपका कथकली भी होता है, तो जो कथकली है बताइए उसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो कथकली का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ से हुआ है? वो केरला से हुआ है। वैसे एक बिहू है वो आपका कहाँ से? असम से उसका ओरिजिन हुआ है। यहाँ आपसे कथक पूछा था तो कथक का ओरिजिन कौन सी स्टेट से हुआ है? उत्तर प्रदेश से हुआ है। तो सब कुछ आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट की बुक पढ़ना इंडियन जीके के लिए पटवारी में, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बस उसको रिवीजन करना बहुत बार, 10, 12, 15 बार, जितनी बार रिवीजन कर सको उसी को करना। आपका इंडियन जीके वहाँ से जो है डेफिनेटली कवर हो जाएगा। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी? तो भारतीय सेना में निम्न में से कौन सा जो है उच्चतर पद है? तो बताइए कौन सा जो है हाईएस्ट रैंक है। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें आपको बताना है, जैसे मेजर, कैप्टन, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो बताइए हाईएस्ट रैंक इंडियन आर्मी में इन चारों में से कौन सी है? तो 12th का जो राइट आंसर है वो है मेजर। तो जो मेजर है वो इन चारों में सबसे हाईएस्ट रैंक है इंडियन आर्मी में। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13th है इन वट कॉन्टेक्स्ट इज द टर्म ब्रॉडबैंड यूज्ड? तो जो ब्रॉडबैंड है वो किस संदर्भ में यूज़ किया जाता है? जो ब्रॉडबैंड शब्द है तो बताइए किस संदर्भ में यूज़ करते हैं? मार्ग संपर्क, वायु संपर्क, इंटरनेट संपर्क या केबल कार संपर्क? तो आप सबने सुना होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन किस लिए? इंटरनेट के लिए आपका यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट संपर्क के लिए, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो 13 का आंसर ऑप्शन सी है। तो इजी क्वेश्चन है। 14 देखिए आधार प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की आधार परियोजना, तो आप सभी का आधार कार्ड बना हुआ है, तो वो क्या है? वो प्रोजेक्ट क्या है? सिंपली आपको आंसर बताता हूँ। भारतीय जनसंख्या को विशिष्ट पहचान
संख्या प्रदान करना, ठीक है, भारतीय जनसंख्या को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना। तो आप सभी को होता है, आपका आधार कार्ड होता है, उसमें आपका बायोमेट्रिक होते हैं, यानी उंगलियों के निशान, सब कुछ होता है, आपके रेटिना के, तो सब कुछ जो है वो आपको यूनिक एक आइडेंटिटी देता है, आपका आधार। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 है हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने की थी? तो बताइए, जो संस्कृत भाषा है उसके व्याकरण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, पाणिनि ने, कालिदास ने। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है पाणिनि। तो जो पाणिनि थे, इन्होंने जो संस्कृत भाषा है उसकी व्याकरण की रचना की थी। 15 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो संस्कृत भाषा है उसकी व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। 16 देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है। जो पहली ट्रेन थी वो इंडिया में कहाँ से कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाने में चली थी। आपको बताना है बस डेट की, कौन सी डेट को चली थी। तो बताइए फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1852, 26 मई 1951, 26 1850। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अगर ईयर भी पता होगी तब भी इजीली आंसर बता पाओगे। 16 अप्रैल 1853। तो 1853 में जो है आपकी पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने में। तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। 17 है विच ग्रुप ऑफ रिवर फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो नदियों का कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नर्मदा, कृष्णा गोदावरी ताप्ती, नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्रा। अब मान लो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता, मगर अगर मैंने कुछ और चीज़ पढ़ी होगी इससे रिलेटेड तब भी मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता। जैसे मैंने पढ़ा हुआ है जो आपकी ताप्ती है और नर्मदा है, ये कैसी रिवर्स है? ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। मगर जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पड़ता है? वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। तो जो नर्मदा और ताप्ती वो तो कभी आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर नहीं सकती। तो देखिए यहाँ नर्मदा ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन को कट कर दो। यहाँ ताप्ती है, ये भी नहीं होगा, और नर्मदा यहाँ है। तो तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। अब मुझे आंसर नहीं भी पता होता तब भी मैं कर सकता था। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्रा, गंगा और गोदावरी। ये तीन जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है। बाकी नर्मदा और ताप्ती मुझे पता था ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये आपकी कभी जा ही नहीं सकती बे ऑफ बंगाल में, ये आपकी अरेबियन सी वाली साइड जाती है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। तो ऐसा पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपने एग्जैक्ट नहीं पढ़ा होगा मगर कुछ ना कुछ रिलेट हो जाएगा एग्जाम में। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रिलेट हो जाती है जिससे आपके जो छोटे छोटे नंबर है वो पक्के हो जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन लेने में आपको हेल्प करते हैं। तो बुक का रिविजन करते रहना। बाकी इंडियन जीके के लिए तो मैंने आपको बताया लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इंडियन जीके के लिए। बाकी मैथ और हिंदी इंग्लिश अलग है आपका, वो अलग आएगा। मगर इंडियन जीके की बात कर रहा हूँ, 10 12 14 क्वेश्चन आपको आते हैं पटवारी के एग्जाम में, वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएंगे। 18 है विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? चेनानी नाचरी, जवाहर, विक्ट्री या रेक्टम। तो बताइए इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल वो है चेनानी नाचरी। अब इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल। पहले जब इनॉग्रेशन की थी तब चेनानी नाचरी था, क्योंकि जो टनल है ये आपकी चेनानी से नाचरी तक है, तो इसका नाम भी चेनानी नाचरी पड़ गया था। बाद में चेंज करके अब क्या कर दिया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया की। 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 19 है व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड। तो बताइए जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो कब होता है? 22 मार्च को, 8 मार्च को, 5 जून को, 14 नवंबर को। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या है? 19 का जो राइट आंसर है वो है 22 मार्च। तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ये आपका 22 मार्च को होता है। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बाकी कमेंट में स्कोर जरूर बताना। 50 के अराउंड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, कितने आपके जो है उसमें से ठीक होते हैं, तो मुझे भी आइडिया लग जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। 20 देखिए विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलार सिस्टम। तो सौर मंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? तो बताइए सौर मंडल में जो सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकुरी है, वीनस है, जुपिटर है या सैटर्न है? तो 20 का राइट आंसर क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अभी नई नई तैयारी कर रहे होते हैं वो क्या सोचते हैं मरकुरी जो है सूरज के सबसे पास है तो ये सबसे गर्म होगा, मगर ऐसा नहीं है। जो आपका वीनस प्लैनेट है ये सबसे ज़्यादा गर्म है, यानी हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका सोलार सिस्टम में। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी वीनस है। तो याद रखना है हॉटेस्ट प्लैनेट सोलार सिस्टम का कौन सा है? वो आपका वीनस है। बाकी जिनको तैयारी करते हुए 1 2 3 साल हो गए उनको तो पता ही है, इजी सा क्वेश्चन है। 21 देखिए द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक इज। तो जो अर्थक्वेक आते हैं उनका मेन कॉज क्या है? इरोजन की वजह से आते हैं, डेन्यूडेशन की वजह से, टेक्टोनिक की वजह से या वेदरिंग की वजह से। तो जो आपके अर्थक्वेक है सबको पता है किसकी वजह से आते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो टकराती है, उस वजह से आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 22 है व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर।
तो किसे जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ये तो हमें स्कूल में ही पढ़ाया होता है। तो बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, रैम को, रोम को, सीपीयू को या मदरबोर्ड को। तो 22 का राइट आंसर क्या है, 22 का जो राइट आंसर है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहते हैं। तो कभी कभी आप देख सकते हो इतनी ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं पटवारी के एग्जाम में। तो आपकी जो हिंदी हो गई, जीके वाला सेक्शन होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जो मैथ वाला सेक्शन है और इंग्लिश वाला है वहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ी ज़्यादा गलती करते हैं। बाकी हिंदी और जीके वाला पार्ट तो मैक्सिमम सही करके आते हैं। तो देखिए ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कैसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। 23 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको जो है अरेंज करना है जो आपकी एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है कि सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे पहले आपकी ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर कौन सी आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आती है, फिर मिजोस्फेयर आती है, फिर थर्मोस्फेयर। तो आपका सीक्वेंस कैसा बनेगा, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आई, फिर आपकी कौन सी आई, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आई, फिर आपकी मिजोस्फेयर आई और फिर थर्मोस्फेयर, यानी 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहाँ दिए, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो यही इसका राइट आंसर है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन से नहीं है। तो बेसिक, C++, जावा डी या पेंट ब्रश। तो बताइए इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है पेंट ब्रश। ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं, आपकी जो है पेंट ब्रश होता है। जब स्कूल में होते हैं हमें कंप्यूटर दे देते थे तो हम पेंट ब्रश में बनाने लग जाते थे कुछ ड्राइंग टाइप। तो आपका पेंट ब्रश जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बाकी बेसिक, C++, जावा ये सारी आपकी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 25 है, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज पोर्ट सिटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा जो है बंदरगाह शहर था। तो बताइए कौन सा बंदरगाह शहर था, यानी पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एक बंदरगाह शहर था। मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगान। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है लोथल। तो जो आपका लोथल है ये कैसा था, ये एक बंदरगाह शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 है, पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो कौन से अधिवेशन में की गई थी, कलकत्ता में, लाहौर में, नागपुर में, कराची में। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौर। तो लाहौर में की गई थी आपकी 19 दिसंबर को, ये आपकी हुई थी कब, 19 दिसंबर 1929 को। तो 1929 में आपका ये अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में, जहाँ पर पूर्ण स्वराज था जो अनाउंस किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी। और ऐसा बोला गया था कि जो इंडिया है उसे आज़ाद कब माना जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। तो जो पब्लिक है वो इंडिपेंडेंस डे कब से सेलिब्रेट करे, 26 जनवरी 1930 से। मगर इंडिया होता नहीं है, बाद में जाके होता है आपका 15 अगस्त 1947 को। मगर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जानबूझ के कौन सी डेट को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, कब, 26 जनवरी को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि जब पहले पूर्ण स्वराज ये घोषणा हुई थी तब सिलेक्ट किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है आज़ादी मनाना स्टार्ट करेंगे। मगर आज़ाद तो हम 15 अगस्त 1947 को होते हैं। तो 26 जनवरी की जो डेट थी उसे याद रखने के लिए जो है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे इम्प्लीमेंट जो है वो 26 जनवरी को किया गया था। तो यही रीज़न था जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसे इम्प्लीमेंट करने का 26 जनवरी को। बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लाहौर है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो इनमें में से कौन सा पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो बताइए जो स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं उनको सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड या दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इसका राइट आंसर सबको पता है वो कौन सा है, वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 बाय द गवर्नमेंट कीपिंग द फीमेल फेटिसाइड्स इन माइंड। तो कन्या भ्रूण हत्या को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया कार्यक्रम में से कौन सा था। तो बताइए जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था कन्या जो भ्रूण हत्या होती है उसको जो है रोकने के लिए एक तरह से। तो बताइए बेटी बचाओ नाम कमाओ, बेटी बचाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ देश बनाओ। तो इसका राइट आंसर क्या है, 28 का जो राइट आंसर है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सबने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपका 2015 में जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था फीमेल फेटिसाइड को माइंड में रखते हुए। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 29 है, हु एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के संयुक्त सत्र का जो है उसे कौन संबोधित करता है। तो बताइए कौन संबोधित करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या द लोकसभा स्पीकर। तो 29 का राइट आंसर क्या है, वो स्पीकर ही होता है, लोकसभा का स्पीकर जो जॉइंट सेशन को जो है
एड्रेस करता है पार्लियामेंट की, जिसमें आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों जो है साथ में बैठती है किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए, तो उसे जो है संबोधित यानी एड्रेस कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर ही करता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 30 है मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सर्विस इज एसोसिएटेड विथ। तो जो आपकी ये मैत्री एक्सप्रेस है ये रेलवे है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में चलती है, सिंपली आपसे यही पूछ रहे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल या इंडिया भूटान। तो बताइए जो मैत्री एक्सप्रेस है ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में जो ये रेलवे है चलती है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है इंडिया बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सी मैत्री एक्सप्रेस जो है आपकी चलती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो इसे भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। जैसे कोई भर्ती आती है, मान लो पटवारी की भर्ती है, ये कुछ भी आता है, फ्री स्टडी मटेरियल, कोई प्रीवियस पेपर आपको तक पहुँचाना है तो हम यहीं से पहुँचाते हैं। तो कुछ 19,000 के स्टूडेंट्स अराउंड इसमें जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, या फिर जो टेलीग्राम है वहाँ पर जाके आप HP एग्जाम अफेयर सर्च कर लेना, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। 31 है मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन। तो जो आपका मनी बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज या नन ऑफ द अबव। तो मनी बिल जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। 31 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा। केवल जो आपका लोकसभा है वहीं पर मनी बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं करते। तो मनी जो बिल है वो आपका लोकसभा में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। द विलेज वुमेन वॉज लेड द चिपकू मूवमेंट वॉज। तो आपको बताना है उस विलेज वुमेन का नाम जिसने जो है चिपकू मूवमेंट को जो है लेड किया था। तो बताइए कौन थी वो, बछेंद्री पाल, सरला देवी, गौरा देवी या नन ऑफ द अबव। तो 32 का राइट आंसर क्या है, 32 का जो राइट आंसर है वो है गौरा देवी। तो ये विलेज वुमेन थी गौरा देवी जिन्होंने चिपकू मूवमेंट को जो है नेतृत्व किया था एक तरह से। तो 32 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी गौरा देवी। अब जो आपका चिपकू मूवमेंट है कहाँ हुआ था, ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। किसके खिलाफ, डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों को काट रहे थे लोग, तो उसमें क्या है लोग जो हैं पेड़ से चिपक गए थे, तभी इसका नाम चिपकू मूवमेंट पड़ गया था। तो जो विलेज वुमेन थी जिसने इसका नेतृत्व किया था वो कौन थी, गौरा देवी थी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। तो जो डेविस कप है ये कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी से, क्रिकेट से, बॉक्सिंग से, लॉन टेनिस से। तो बताइए डेविस कप कौन से खेल से संबंधित है। 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो जो आपका टेनिस है उससे रिलेटेड होता है ये डेविस कप। तो 33 का राइट आंसर क्या है, 33 का जो राइट आंसर है डेविस कप किससे रिलेटेड है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरह के जो है पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे। 34 देखिए, पीके एंड पीकू आर। तो पीके एंड पीकू क्या है, पांडास फाउंड इन चाइना, फीचर फिल्म्स, गर्ल्स फ्रॉम हरियाणा हु अलेज्ड मिसबिहेव्ड इन बस, नन ऑफ द अबव। तो पीके एंड पीकू क्या है, पीके तो सुनी होगी आपने, किसकी पिक्चर थी, आमिर खान की, तो ये पिक्चरें थी, तो ये क्या होगी फीचर फिल्म्स थे। तो पीके एंड पीकू क्या है, फीचर फिल्म्स थे। तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा होगा जब पीके रिलीज हुई होगी, तब आपका करंट में चल रहा होगा। तो करंट के आपके मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पटवारी के एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो ज़्यादा फोकस नहीं करना करंट अफेयर में, आपका करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस करके आपको फायदा नहीं है। मेन आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश जो आपके और सब्जेक्ट है उनमें फोकस करना ज़्यादा। करंट अफेयर का तो आपको 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, वो भी जो करंट में चल रहा होगा वही आपसे पूछेंगे। 35 है स्वयं सिद्धा इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प। अब ये भी आपका उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो आपका स्वयं सिद्धा है ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो किसकी सहायता के लिए जो है ये योजना जो है स्टार्ट की थी, किसकी मदद करनी थी, स्कूल चिल्ड्रन की, हेल्थ वर्कर्स की, वुमेंस की या सीनियर सिटीजन्स की। तो 35 का राइट आंसर क्या है, 35 का जो राइट आंसर है वो है वुमेंस ओनली। तो जो ये आपकी स्वयं सिद्धा स्कीम है ये वुमेंस की सहायता के लिए जो है लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तब ये आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो करंट अफेयर के मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा पटवारी में नहीं आते। 36 है चिप इज़ अ कॉमन निकनेम ऑफ। तो आपको बताना है चिप है ये किसका निकनेम है, ट्रांजिस्टर का, रजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का या सेमीकंडक्टर का। तो 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का जो राइट आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आपको जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसे क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। विच कॉमेट अपीयर्स एवरी 76 ईयर्स। तो कौन सा जो आपका धूमकेतु है वो हर 76 साल बाद दिखाई देता है। तो बताइए कौन सा है, हॉलमे, हेलीज, डोनाटीज या अल्फा सेंचुरी। तो 37 का राइट आंसर क्या है, 37 का जो राइट आंसर है वो है हेलीज। तो जो आपका हेलीज है ये आपका 76 साल बाद दिखाई देता है, ऐसा कॉमेट है। तो पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था, और अब कब दिखाई देगा, 2061 में दिखाई देगा। तो 2061 में ये दिखाई देगा। तो
तो पिछली बार 1986 में, अब 2061 में ये दिखाई देगा। तो ये हेलीज कॉमेट है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 38 है फुल वर्जन ऑफ एन एब्रीविएशन ऑफ एटीएम। तो एटीएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है सिंपली। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटो टोटल मशीन, एक्शन टेकन मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एडवांस टोटल मशीन। तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या है? 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम है जहाँ से आप पैसे निकालते हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आपको बुकों में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा है, कुछ कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं आपके, कुछ तो आपको बुकों में मिल जाएंगे, कुछ आपको नहीं मिलते। 25 क्वेश्चन जो आपको आने, उसमें से जो है 21-22 तो बुक में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन है जो आड़े तिरछे वो पूछ लेते हैं। ऐसा सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए तो वो भी नहीं चाहते कि सारे ठीक कर दो, तो कहीं ना कहीं गलती हो, इसलिए वो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बुक में भी नहीं मिलेंगे। तो एटीएम जो है, इसका जो है आपको फुल फॉर्म पूछा है, तो मेरे ख्याल से तो बुक में होगा नहीं, बाकी चेक कर लेना, अगर होगा तो बढ़िया है। 39 है हु कंपोज्ड वंदे मातरम। तो जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या इनमें से कोई नहीं। तो वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है और इसकी जो रचना है किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो वंदे मातरम क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है, इसे कंपोज किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। 40 है विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो पहले आपसे एक पूछा था वाटर डे कब मनाते हैं, अब देखिए पूछ लिया कि जो आपका 5 जून है उस दिन कौन सा दिन मनाते हैं। तो ऐसे आपके डेज जो है इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो बताइए 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व एड्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 41 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट। तो इनमें से कौन सी नदी पर जो है आपका सरदार सरोवर डैम बना हुआ है? तो किस में बना है? कावेरी में, कृष्णा में, नर्मदा में या सतलुजा में। तो बताइए कहाँ पर जो है आपका सरदार सरोवर डैम बना है? 41 का राइट आंसर क्या है? ये गुजरात में बना है। कौन सी नदी में? आपकी नर्मदा नदी पे ये बना हुआ है। तो 40 का राइट आंसर क्या है? सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी में बना है। कहाँ पर? गुजरात में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स क्रॉप। तो निम्न से कौन सी एक दलहनी फसल है? तो बताइए कौन सी एक पल्स क्रॉप है? दाल, मट्ठा, ज्वार या तिल। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दाल। तो जो आपकी दाल है ये एक पल्स क्रॉप है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 43 है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो सबसे जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है? 43 का आंसर ऋग्वेद है। तो ये सब नहीं पढ़ा हुआ बुक में, जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है। 43 का आंसर ऑप्शन ए है। 44 है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज। तो श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो बताइए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है श्रीलंका की? सिंहल है, अंग्रेजी है, तमिल है या हिंदी है। तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है तमिल। तो जो तमिल है वो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। 44 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की जो संख्या है वो कम हो रही है उसके लिए एक सही कारण नहीं है? तो एक सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही होंगे। जैसे कृषि विस्तार, तो ये तो वैलिड रीज़न मुझे लग नहीं रहा, इससे फ्लोरा एंड फौना को क्या होगा बल्कि कृषि विस्तार से। बाकी आपका जैसे पेड़ जो बड़े पैमाने पर विकास परियोजना है, इससे फ्लोरा एंड फौना में जो है डिक्लाइन आ सकता है आपका। फिर चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रह, तो इससे भी डिक्लाइन आएगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इससे भी जो है डिक्लाइन आएगा आपका फ्लोरा एंड फौना में। तो जो है कृषि विस्तार एक वैलिड रीज़न नहीं है जो फ्लोरा एंड फौना में डिक्लाइन आ रहा है। तो 45 का आंसर ऑप्शन ए है। 46 देखते हैं व्हेन डिड सिमोन कमीशन कम टू इंडिया। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आई? तो बताइए कब आई? 1928 में, 1910 में, 1929 में, 1930 में। तो 46 का राइट आंसर क्या है? 46 का जो राइट आंसर है वो है 1928। तो जो साइमन कमीशन है वो 1928 में जो है इंडिया में आती है, और इसमें कोई भी जो है इंडियन मेंबर नहीं होता, सारे इसमें अंग्रेज होते हैं। तो इसके लिए बहुत इसके पीछे जो है नारेबाजी होती है, बहुत हुड़दंग होती है एक टाइप से। और उसमें जो लाला लाजपत राय है वो नेतृत्व टाइप करते हैं और उनको पुलिस वाले मारते हैं, उसी में उनको गंभीर चोटें लग जाती हैं और वो मर भी जाते हैं। तो ये सारी स्टोरी जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। बाकी फिलहाल तो पूछा था साइमन
मैनन कमीशन जो है वो कब आई थी भारत में, तो 1928 में आई थी। तो प्रोटेस्ट होता है जब ये आती है बहुत। 47 है विच इज़ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। तो भारत सरकार की बड़े पैमाने पर रोजगार जो है देने के लिए एक योजना चलाई गई है, उसका नाम बताइए। तो 47 का आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपको पता है जो मनरेगा है आपका, आपके घर में भी आपने देखा होगा, मतलब गांव में देखा होगा, वहाँ पर कोई ना कोई मनरेगा में लगा होता है। तो ये सबसे बड़ी जो है स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है लोगों को। तो सबसे बड़े पैमाने में रोजगार किससे दिया जा रहा है, मनरेगा से ही दिया जा रहा है पूरे भारत में। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो मनरेगा जो है ये आपकी लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इंडिया में। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 48 है वेयर इज सुखना लेक सिचुएटेड। तो हम हिमाचलियों को तो पता ही है सुखना लेक कहाँ है। हम जब भी घूमने जाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, चंडीगढ़ ही जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हिमाचल तो हमने सारा घूम ही लिया। तो चंडीगढ़ जाना होता है, प्लेन में जाना होता है तो मैक्सिमम पहले चंडीगढ़ ही जाते हैं। तो नई दिल्ली हो गया, उदयपुर हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़ हो गया। पढ़ाई करने जाना होता है तब भी चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी आपको इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो चंडीगढ़ में आपकी कौन सी है, सुखना लेक है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी है। ठीक है, तो सुखना लेक कहाँ है, आपकी चंडीगढ़ में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम। तो हम सभी को पता है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या हॉकी। तो सारे जो हैं सबको ही पता होगा ये क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी। तो कभी कभार इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो कभी आप गलत करोगे नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको ईजी टाइप ही मिलेंगे। बस कुछ ऐसे होते हैं 2-3 क्वेश्चन जहाँ आप गलती कर सकते हो, तो उनसे बचना है। बाकी तो आप सारे सही कर ही लोगे, मुझे पता है, तैयारी सबकी अच्छी चल रही है। 50 है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो भारत का सर्वोच्च जो है आपको बताना है सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो बताइए, पद्मश्री, पद्म विभूषण, खेल रत्न या भारत रत्न। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो 50 का जो राइट आंसर है वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न क्या है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, भारत रत्न। 51 है वेयर डिड महात्मा गांधी इनॉग्रेट द हिस्टोरिक दांडी यात्रा। तो महात्मा गांधी ने जो ऐतिहासिक दांडी यात्रा थी उसका शुभारंभ कहाँ से किया था, दांडी से, चंपारण से, साबरमती आश्रम से या चौरी चौरा से। तो 51 का राइट आंसर क्या है, 51 का जो राइट आंसर है वो है साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम था, वहाँ से स्टार्ट किया था और कंक्लूड कहाँ किया था, दांडी पे। तो दांडी पे जाके वो रुके थे। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है ये आपकी यात्रा हुई थी। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी साबरमती आश्रम है। 52 है साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो जो साइना नेहवाल है उनका संबंध किस खेल से है, तो बताइए किस खेल से उनका संबंध है, बैडमिंटन, तैराकी, टेनिस या खो खो। तो साइना नेहवाल का जो संबंध है वो कौन से खेल से है, 52 का राइट आंसर है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन जो है वो साइना नेहवाल खेलती है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक साइना मिर्जा भी थी पहले, तो वो कौन सी थी, वो टेनिस से रिलेटेड थी। यहाँ पर साइना नेहवाल पूछा है तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। 53 है भारतवर्ष एक। तो आपको बताना है भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रजातांत्रिक राज्य है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है या ऊपर में से कोई नहीं। तो भारत क्या है, एक आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो जो भारत है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर आपके प्राइवेट जो है आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी मिलेंगे और जो आपके गवर्नमेंट प्लेयर्स है वो दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये सारे आपके इंडियन जीके के क्वेश्चन थे जो पटवारी के एग्जाम में आज तक आए हुए थे। तो आप अपना स्कोर बताना कमेंट में कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। बाकी अगर आप कोई भी हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दे रखा है PDF में, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो आप, 7018186561। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना ऑनलाइन कोचिंग पटवारी कुछ भी लिख के, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। हमारी क्लासेस 5 से 10 इवनिंग में होती है। जो आपको पटवारी के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी आपको और स्टडी मटेरियल सारा हम देंगे। और जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हर एक सब्जेक्ट की आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी और आपको डेली रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी। तो किसी को भी ऑनलाइन कोचिंग अगर लेनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। अगली बार हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी आपके पटवारी के एग्जाम में आज तक आए हुए हैं। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं, तब तक के लिए शब बखैर, थैंक यू।